नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में कुछ अलग हट के चर्चा करना चाह रहा हूँ। लाल किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रहस्यपूर्ण और एक छिपी हुई चीज़ जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, वो है, आपने भी पढ़ा होगा कि नरक 84। नरक 84 के बारे में लाल किताब के कुछ एडिशंस में जिक्र है, और लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया नहीं गया। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये आदमी के जीवन और मृत्यु दोनों में बताने में काम आता है। इसके बारे में पंडित जी को काफ़ी नॉलेज था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जब महाप्रयाण किया था तो उन्होंने इशारा यही दिया था कि मेरा नरक 84 कटने वाला है, और उसके दूसरे दिन ही वो महाप्रयाण कर गए थे। लेकिन इतना करेक्ट नॉलेज जो है हर किसी को नहीं होता, वो परम पद पे पहुँचे हुए लोग हैं वही दे सकते हैं। लेकिन इसका जिक्र आया है लाल किताब में, वो इस तरह से आया है कि मनुष्य अपने जीवन में 24 घंटे में 24 लाख सांसें निकालता और छोड़ता है। इस तरह से नरक 84 दिया गया है। और नरक 84 का डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है कि 12 राशि और 7 ग्रह, राहु केतु को इससे बाहर रखा गया है। तो 12 के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन 84 होता है। लेकिन इसके अलावा कोई इसका आगे वर्णन नहीं है, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है। ये प्री नेटल, पोस्ट नेटल और लाइफ एंड डेथ, इन चारों को ये कवर करता है, जबकि इसकी व्याख्या नहीं है। बेहद संजीदा मुद्दा है ये। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको कई सालों से मैं इसके पीछे लगा हूँ कि इसको मैं कुछ बता पाऊँ। हो सकता है कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये उतना करेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपके लिए छोड़ी है कि आप अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि ये 84 लाख सांसें 24 घंटे में नहीं पूरी होती। मेडिकल साइंस के हिसाब से एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 जो सांसें लेता और छोड़ता है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करके जाएं, हम 16 सांसें ले लेते हैं, मैक्सिमम को ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से 1 घंटे में 960 सांसें होंगी और 24 घंटे में 23,040 सांसें बनती हैं। हम इसे टोटली राउंड फिगर प्लस माइनस परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, करेक्शन इत्यादि अगर हम मिला लें तो इसको हम ले लेते हैं करीब 24,000 सांसें ले लेते हैं 24 घंटों में। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है। तो 24,000 हमने ले लिया, और इसमें असल में 24,000 हमने व्यक्ति की अनियमित सांसों को भी जोड़ा है। तो 84 लाख सांसें 24 घंटे में के पीछे दूसरे कुछ रहस्य है, ये नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। लाल किताब में दिया हुआ है, एक दिलचस्प बात यह है कि 84 लाख जो चीज़ें ली गई हैं, ये 84 लाख योनि जो हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से है उसको बेस बनाया हुआ है। लेकिन मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसे मेडिकल साइंस के हिसाब से भी स्टडी की हुई है। तो मेडिकल साइंस ये बताता है कि कोई भी शिशु अपने माता के गर्भ में 12 स्टेजेस में डेवलप करता है। 12 स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट होता है। अर्थात हम अगर उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला देते हैं तो ये 12 राशियों के चक्कर में ये डेवलपमेंट होता है। और जहाँ तक प्रभाव की बात है तो गर्भ के अंदर 7 ग्रहों का ही प्रभाव जाता है। तो 12 × 7 = 84। तो ये हुई 84 लाख योनि का एक रहस्य जो है 84 लाख आया है।
अब आप कहेंगे कि 7 ग्रह क्यों? लाल किताब में एक जगह ये दिया हुआ है कि राहु कितना भी हरकत कर ले लेकिन अपनी माता के गोद में शांत रहता है। तो हम यही मान के चलते हैं कि ये इसलिए इसके कंसीडर लिया गया है कि ये डॉर्मेंट स्टेज में रहने के कारण है। राहु डॉर्मेंट है तो केतु भी डॉर्मेंट होगा। तो डॉर्मेंट स्टेज में रहने के कारण, सुषुप्त अवस्था में रहने के कारण 7 राशियों को लिया गया है। वैसे भी 7 राशियाँ नहीं, 7 ग्रहों को लिया गया है। और 7 जो अंक है वो वारों का भी है, मतलब इतवार, सोमवार, मंगलवार इत्यादि ये वार हैं। तो इन वारों को डेवलपमेंट में कंसीडर करके 12 × 7 84 लिया गया है। और 12 स्टेजेस मैंने मेडिकल साइंस के बताए हैं, उसके हिसाब से होता ही है। अब आते हैं अब ये नरक 84 की बात पे हम आते हैं। अब हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी शिशु माता के गर्भ में जितना समय गुजारता है एक कन्फाइनमेंट में गुजारता है, लिमिटेशन रहती है और कष्टकर मतलब एटमॉस्फियर भी होता है वहाँ पर। तो उसको उन्होंने नरक से तुलना की। तो ये क्या है कि जब माता के गर्भ में शिशु आता है तो वो पूरे साइकिल जितने भी होते हैं उससे उसको गुजरना पड़ता है जब तक कि वो उसका जन्म नहीं हो जाता, भूमिष्ठ नहीं होता, जन्म नहीं होता। तो अब उसमें उसके हिसाब से उसकी जो 84 नरक 84 की जो जर्नी है वो वहीं माता के गर्भ से शुरू होती है। तो 1 से लेके 84 तक वो गर्भ में पूरी करता है। जब पूरे 84 पूरे हो जाते हैं तो फिर वो माता के गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेना जिसको बोलते हैं। उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होती है। वहाँ तो उसने 1 से 84 किए, बाहर आने के बाद 84 से 1 की ओर जर्नी शुरू होती, उल्टी। मतलब ज़िंदगी की जब गिनती शुरू होती है आगे की ओर तो एक लिमिट तक जाने के बाद वो उल्टी गिनती आती है, मतलब लौटती है। और लौटने वाली जो गिनती है वो मौत की तरफ इंसान को ले जाती है। तो इसी को कहते हैं, जब 1 से लेके 84 माता के गर्भ में, तो 84 से लेके 1 जो है वो मौत की तरफ है। और जब वो 1 के आसपास पहुंचता है तो वो नरक 84 कटने की ओर कदम बढ़ाता है, मतलब जीवन की डोर टूटने वाली होती है वहाँ आके। तो ये मैंने जो इसका एक्सप्लेनेशन निकाला है वो ये है कि जीवन माता के गर्भ में शुरू हुआ, 84 तक आया। माता के गर्भ से जैसे ही वो बाहर आता है तो 84 की 1 से 1 की तरफ जर्नी शुरू होती है। अब जब 84 से 1 की तरफ जर्नी शुरू होती है तो उसको जानकार लोग ही जानते हैं कि 84 से 83 कब हुआ, 83 से 82 कब हुआ। इसको सभी लोग नहीं जान पाते। तो जो जानकार हैं, जब उनको मालूम पड़ जाता है कि अब ये काउंटिंग 1 पे पहुंच चुकी है, मतलब उनका समय आ चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी दिलचस्प और इसको कहें विचित्र सी बात है कि 84 लाख योनियों को नरक 84 के रूप में पंडित जी ने अपनी लाल किताब में इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मैं नरक 84 का ही जिक्र कर रहा था, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि ये हमारे पुराने ज़माने में, मतलब वैदिक काल से भी आगे चल के इधर आते हैं जब, तो गर्भ कुंडली का जिक्र मिलता है। गर्भ कुंडली मतलब जब शिशु माता के गर्भ में जस्ट प्रवेश करता है, मतलब शुक्राणु और अंड के सहयोग से जैसे ही कंसीव करता है वो गर्भ कुंडली होती थी। उस समय की जो कुंडली होती थी वो गर्भ कुंडली कहलाती थी, जो बनती थी। उल्लेख तो है, लेकिन मेरे बहुत खोजबीन के बाद भी उसका कोई कंक्रीट मेथड मुझे आज तक मिला नहीं। बहुत से लोग दावे पे मिले, दावे करने वाले कि उनको गर्भ कुंडली आती है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ गर्भ कुंडली। तो मैंने ये मान लिया
कि गर्भ कुंडली का अगर कोई सही मायने में रिप्रेजेंटेशन करता है तो आपकी इल्म सामुद्रिक के अनुसार हथेली और हथेली पे आने वाले माउंट, रेखाएं और रिजेस और उससे बनने वाले पैटर्न, ये सही मायने में गर्भ कुंडली को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अपनी हथेली पे जो बना है वो ईश्वर की बनाई हुई सही कुंडली है। तो मैं अभी तक तो इसी को मान के चल रहा हूँ। हालांकि लाल किताब में भी इसका जिक्र आया है, गर्भ कुंडली के रेफरेंस में नहीं आया है, लेकिन इस तरह से आया है कि किसी भी ग्रह का सही असर कब होगा, जन्मदिन से कितने समय पहले या जन्मदिन से कितने समय बाद, ये सूरज की स्थिति से निकालते हैं। 9वें घर के आगे है सूरज या 9वें घर के पीछे है सूरज कितना, उसके हिसाब से दूसरे ग्रहों के कंपैरिजन में ये निकालते हैं कि जैसे किसी की वर्ष कुंडली आ रही है कि वो 20 तारीख से असर करेगी, तो एक्चुअली वो 20 तारीख से असर नहीं करती। कई मरतबा ये 20 तारीख से पहले असर करती है, कई मरतबा ये 20 तारीख के बाद असर करती है। ये कुछ एक गर्भ कुंडली का पैटर्न ही है जो उसमें इशारा किया गया लाल किताब में। लेकिन फिर भी ये एक रहस्य है। असली जो गर्भ कुंडली, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके जानकार जो थे वो पुराने ज़माने में परिपाटी होती थी, वो जानकारी सब अपने साथ ही लेके चले जाते थे। तो वो जानकारी सही माने में प्रूफ के साथ नहीं है। अगर वो कभी मिल गई तो उससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि उस वक्त आपको लगेगा कि ये जो नरक 84 जो उसकी शुरुआती कहाँ से हुई है, शुरुआती समय कहाँ से है। अभी तो हम किसी की भी जन्म कुंडली बनाते हैं जब वो नरक 84 के बिगिनिंग स्टेज पार करके जन्म लेता है, तो इसलिए बहुत कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सही भी हो जाती हैं, डेट्स भी बदल जाते हैं। तो अगर ये अपने को मिल जाए कोई मेथड इस तरह से, हालांकि मुझे बहुत साल हो गए इसके ऊपर, लेकिन कोई कंक्रीट रिज़ल्ट इस पर नहीं मिला। तो हालांकि मैंने इसके ऊपर एक बहुत, मैं आपको बताऊं कि 1969 में मैंने एक पुस्तक अपने फॉरेन राइटर की पढ़ी थी, वेस्टर्न राइटर की, ली वेलिन जॉर्ज। उनके किताब का नाम था A to Z हॉरोस्कोप मेकर एंड डेलिनीटर। ये मैंने अभी सर्च किया तो मुझे ये इसमें दिखा है, amazon.in पे नज़र आया है। ये कीमत इसकी 9,000 से 10,000 के बीच है। और वो पुस्तक, यही पुस्तक मैंने 69 में जब लिया था, इसकी कीमत 50 रुपये हुआ करती थी। ये मेरे पास एक एसेट था और मैंने इसमें देखा कि वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी बहुत विद्वान हैं, वो फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। किस तरह से हमारे यहाँ जैसे एंगुलर डिस्टेंस वगैरह का नहीं देखते, वो लोग एंगुलर डिस्टेंस, आस्पेक्ट, डिग्रीज़, ये सब देखते हैं और उसके हिसाब से उनकी भविष्यवाणियाँ होती हैं। उनकी दशा महादशा वो नहीं देखते। डिग्रीज़ के डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, आस्पेक्ट कितने सो सही है गलत है, ये चीज़ मैंने देखी है ताजिक में। ताजिक अपना जो इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी है ये, कि जिसमें लग्नेश और कार्येश के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको देखा जाता है। बहरहाल, तो मैं बात कर रहा था ये नरक 84 वाली जी स्थिति है, जो कि माता के गर्भ में पूरी होके बाहर आती है और उसकी डाउनवर्ड काउंट जो शुरू होती गर्भ से बाहर आने के बाद। तो डाउनवर्ड काउंट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो ये अपवर्ड ट्रैक था, ये 1 से लेके 84, ये तब तक सही जाएगा जब हम इसको ये गर्भ कुंडली ट्रैक करेंगे। और जब तक हम गर्भ कुंडली ट्रैक नहीं कर पाते, हमें इल्म सामुद्रिक की मदद लेनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर जाना ही होगा। वेस्टर्न साइंटिस्ट ने, जो मैंने ले वेलिन जॉर्ज साहब की बात की थी, देखिए मैं होता तो उस किताब का वो एक स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, तो उसमें उनका नाम भी आ जाएगा। ये मैंने अभी देखा है तो 9 से 10,000 के बीच में है। तो ये मैं ये किताब की पब्लिसिटी नहीं करूँगा क्योंकि किताब महंगी है। जो इसको गहराई से पढ़ना चाहें, समझना चाहें, उनके लिए है, वो उसको ले सकते हैं। लेकिन ये लेना व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके अंदर बहुत डिटेल है, हर चीज़ है। इसके अंदर एक चीज़ और है जिसको उन्होंने दिया है टाइम ऑफ इपॉक। इनने भी गर्भ कुंडली को खंगालने की कोशिश की हुई है ऑलरेडी। इसमें उन्होंने डेट, डे एंड टाइम ऑफ कंसीव
ये 3 को निकालने की कोशिश की है उन्होंने, इसमें टाइम निकालने की कोशिश की है, उसको नाम दिया है टाइम ऑफ इपॉक, EPCOCH, इपॉक। इस तरह से इनने इसको गर्भ कुंडली बनाने की कोशिश की थी, वो भी मैंने देखी है। आप भी इस किताब को देखोगे तो ये टाइम ऑफ इपॉक के अनुसार किस तरह से बनती है ये आपको उससे मिल जाएगा। मैंने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हमें अपूर्ण लगी, पूरी नहीं लगी। तो मतलब इस पे अभी भी बहुत सी चीज़ें होनी बाकी है। अगर ये चीज़ जिस दिन मिल गई तो ये नरक 84 वाला भेद भी पूरी तरह से खुल जाएगा। तब तक तो अपने को उम्मीद करना चाहिए कि ज्योतिष के जिज्ञासु इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने तो इतने साल गुजार लिए, मुझे जितना बन पड़ा मैंने इस पर निकाला है, तो आप भी निकालिए। तो इसलिए मैं जब तक कोई कंक्रीट चीज़ मेरे हाथ में नहीं आ जाती उसके ऊपर मैं प्रोपोगेट नहीं करता। तो इसलिए मैंने टाइम ऑफ इपॉक या गर्भ कुंडली के ऊपर मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया कभी भी। तो ये टाइम ऑफ इपॉक के बारे में था, वो इसलिए था कि मैं शुरू से ये ढूंढ रहा था कि ये नरक 84 का जो फंडा है ये है क्या। तो मुझे लगा कि ये यही चीज़ है। और जब लाल किताब में मैंने वो अपने वक्त के शुरू होने का सही समय, सही दिन, महीना देखा, पहले या बाद में सूर्य के हिसाब, पोजीशन के हिसाब से, तो मुझे लगा ये काफ़ी चीज़ मिलती जुलती है। तो हमें इसीलिए इल्म सामुद्रिक को भी कंसीडर करना बेहद ज़रूरी है। तो इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है, जिसके लिए मैंने 2-3 वीडियो बनाए पीछे, उसको आप देखिए। हालांकि 2-3 वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती, आपको स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये किताब उन्हीं को ख़रीदना चाहिए जो सीरियसली इस सब्जेक्ट पे आना चाहते हैं, नहीं तो ये फालतू का एक इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये जो किताब थी ये अनफॉर्चुनेटली जो मुझे इतने सस्ते में, उस टाइम के हिसाब से सस्ते में थी, मेरे एक परिचित ने पढ़ने के लिए दी, ले ली मेरे से, और वो किस पुस्तक मेरे को कभी वापस ही नहीं करी। ये बता दिया कि वो पुस्तक कहीं जर्नी के दौरान गुम हो गई। खैर जो भी हो, सच्चाई वही जाने। तो अच्छा, ये मतलब ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी एक बार आप पढ़िए। वो लोग भी बहुत साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और बताते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग चमत्कार के हिसाब से बताते हैं और एकदम ब्रह्मा बन के डिक्लेयर कर देते हैं कि फला का टाइम ख़राब तब शुरू होगा और इसका टाइम एकदम ये हो जाएगा। इस तरह की प्रेडिक्शन वो लोग शायद नहीं करते। साइंटिफिक प्रेडिक्शन के ऊपर उनका ज़्यादा जोर रहता है। मुझे एक ज्योतिषी याद आ रहे हैं जो हिटलर के बहुत ख़ास ज्योतिषी थे, क्योंकि हिटलर इन चीज़ों को मानता था बहुत ज़्यादा। उनका नाम था कार्ल अर्नस्ट क्राफ्ट। कार्ल अर्नस्ट क्राफ्ट, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको गूगल में मिल जाएगा। कार्ल अर्नस्ट क्राफ्ट, ये सज्जन जो थे पल पल की भविष्यवाणियाँ उनके लिए किया करते थे। और हिटलर जो है इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से मूवमेंट करते थे। और कहा जाता है कि हिटलर को मारने के लिए जो एक प्लान बनाया गया था बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, तो बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन हिटलर कुछ मिनट पहले ही वहाँ से उठ के चला गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। और ये भी कहा जाता है कि ये जो उनको क्लू दिया था इसी एस्ट्रोलॉजर ने दिया था। हालांकि बाद में हिटलर की जैसी आदत थी कि शक अगर पड़ जाए तो किसी को भी ख़त्म करवा सकता था। पता नहीं किन कारणों से उसने इस एस्ट्रोलॉजर को अपने उसमें बंद करवा दिया कंसंट्रेशन कैंप में, जहां 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए जो बड़े लोग कहे गए ना कि समर्थवान के बहुत पास या घोड़े के पिछवाड़े के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, दोनों जगह से लात पड़ती है। तो आपको अगर ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान से आप सही बात बताइए। किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। चापलूसी करके आप उसके जितना पास पहुंचेंगे, जिस दिन आपकी एक भविष्यवाणी थोड़ी बहुत गलत हो गई, उस दिन वो आदमी आपका वो हश्र कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपने लिखने पढ़ने में व्यस्त रहिए, यही ज़िंदगी का सही सलीका है। और
मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैंने जो ये टॉपिक उठाया है, ये 84 वाला, नरक 84 वाला, इसको आप लोग भी अपने बेसिस के ऊपर एनालाइज करिए। ले विलियम जॉर्ज की पुस्तक, अगर आप उस पुस्तक को संभाल के पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। ये एक ऐसी पुस्तक है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के पूरे एस्पेक्ट को कवर करती है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन वही है कि इतनी महंगी किताब वही ख़रीदें, इधर जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या उसमें सीरियसली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो एक चीज़ और बता के जो मैं समाप्त करना चाह रहा था कि ये नरक 84, हालांकि एक स्टैंडर्ड लिमिट बताई गई है कि जो लोग 9 महीने पेट में रह के जन्म लेते हैं उसके हिसाब से ही बताई गई है। अब लेकिन कुछ लोग 7 महीने में भी पैदा हो जाते हैं, 6 में भी पैदा हो जाते हैं, तो उनके साथ इसका क्या संबंध रहता है। तो मेरा ख्याल है जितना जल्दी प्री मैच्योर ये होता है तो ये नरक 84 भी प्री मैच्योर ही काम करता है। फिर मतलब जितना अंश जिसको गुजारना चाहिए उतना अगर उसे नहीं गुजारा तो बाहर आने के बाद उतना अंश उससे कट हो जाता है। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, आप इसको समझ के देखिए। इस संबंध में मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे जैसे जैसे याद आती जाती हैं और मैं वैसे बोलता जाता हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे आपस में इनको जोड़ के बनाना पड़ता है। तो मेरा इंटेंशन ये रहता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो इसलिए जैसे मुझे याद आता है तो मैं कोई और क्लिप इसमें जोड़ देता हूँ। तो वही है कि अंत में मैं इस संबंध में मेरा विचार है कि नरक 84 के कटने का गहरा संबंध शुक्र एवं बुध से ही है। गुरु अर्थात हवा या सांसों का खत्म होना जिंदगी के खात्मे का इशारा है, और बुध जिसने एक, हम देखते हैं कि बुध का एक हिसाब है उल्टे कटोरे के रूप में सारी पृथ्वी और इंसानों पर व्यक्तिगत रूप से ढका हुआ है। मतलब सारे पृथ्वी को एक बड़े कटोरे ने ढका हुआ है, बुध के बड़े कटोरे ने, और इंडिविजुअली जातक के ऊपर भी एक छोटा कटोरा है जिसने उसको ढाक रखा है, और दोनों तरह के कटोरों के अंदर गुरु की हवा भरी हुई है, सांसें रुकी भरी हुई हैं। तो ये जो इंडिविजुअल कटोरा है, इसके अंदर जब अपना सांसें ख़त्म हो जाती हैं या हवा ख़त्म हो जाती है तो जीवन भी खत्म हो जाता है। बुध है जो वो काल पुरुष कुंडली के अनुसार या लाल किताब कुंडली के अनुसार तीसरे एवं छठे घर का मालिक कहलाता है। तीसरा घर 8वें घर से 8वां है, अर्थात मौत के घर के लिए मौत बनता है वो, और छठा घर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर भी कंट्रोल करता है। जब व्यक्तिगत कटोरे, मतलब एक इंसान जो है वो उसके ऊपर भी बुध का एक कवर डला हुआ है जिसके अंदर हवा चल रही है, सांसें चल रही हैं, अर्थात नरक 84 का जो एक साइकिल है वो चालू है। तो जब ये इसके अंदर कटोरे के अंदर का ये हवा समाप्त हो जाती है तो आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन अगर वो बड़े कटोरे के अंदर की हवा, अर्थात वो कटोरा जिसने पूरे पृथ्वी को ढांक रखा है, उसके अंदर की हवा समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाती है, अर्थात प्रलय आ जाता है। इसका अर्थ है कि हमें इस रहस्यमय चीज़ को जानने के लिए, नरक 84 का जो रहस्यमय चीज़ है, इसको जानने के लिए बहुत सारी कुंडली, सैकड़ों हजारों कुंडली, ऐसी कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ेगा जिनके जातकों की मौत हो चुकी है। उनके मौत की डेट से हम ये देखेंगे कि उस वक्त गुरु की क्या स्थिति रही और बुध की क्या स्थिति रही। पहले गुरु फिर बुध। गुरु में ये देखना है कि गुरु खत्म कब हुआ। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई प्लैनेट खत्म हुआ। गुरु खत्म होने का तात्पर्य है सांसों का खत्म होना, हवा का समाप्त हो जाना। तो जिस प्रकार खत्म हुआ, ये मृत्यु के समय गुरु किस प्रकार से खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, इसका रीज़न मिलेगा तो पता अपने को लगेगा कि ये
नरक 84 का खात्मा या कटना कैसे हुआ है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि हम जब किसी कुंडली देखते हैं तो अपने को, अब गुरु की बात चल रही तो गुरु की मैं ही बोलूँगा, गुरु को आपने देखा, गुरु अपने स्थान पे जमा हुआ, सब ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कैसे। अब जैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो भरा हुआ आपके पास आया है। अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर किसी फॉल्ट की वजह से या यूज़ होने की वजह से समाप्त हो गया है, तो आप दूर से देखेंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर वैसा ही दिखेगा जैसा वो आया था। क्यों? अर्थात आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो भरा हुआ है या खाली है। अर्थात जब हम कुंडली को सरसरी नज़र से बगैर डिटेल में जाए देखेंगे तो गुरु के खात्मे का हमें कुछ भी नहीं न समझ में आएगा। उसके खात्मे का कब समझ में आएगा? जैसे हम सिलेंडर को हिला के देखते हैं, टच करते तो वो खाली होगा तो हिलेगा, भरा होगा तो स्टिल रहेगा। इसी तरह हमें गुरु के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंचने वाली स्टडी करनी पड़ेगी ऐसी कुंडलियों में, जिससे मालूम पड़े कि ये सिर्फ सिलेंडर ही है खाली या इसके अंदर गैस बाकी बची है या पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसको छू कर देखना मतलब इसकी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे मतलब डिटेल में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ अपने समझ में आएगी कि नरक 84 का कटना क्या होता है। अदरवाइज़ अपने लाल किताब में इसके ऊपर सिर्फ एक इशारा देकर छोड़ देना ये नहीं कहता कि हम इसको छोड़ दें, या ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया तो हम इसको वहीं छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हमें एक टेस्ट पेपर दिया गया है कि आपने तो पढ़ाई कर ली पूरी, अब आप इसको बताइए कि आप ये कैसे करेंगे। तो इसको एक चुनौती समझ के लेना पड़ेगा और कोशिश बनती ये करना पड़ेगा कि अपनी अपनी एनालिसिस हम आपस में शेयर करें और रखें। यही मुझे बोलना था इन एडिशन। और चलिए आगे जैसे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।